गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट की वीडियोस तक हम लोग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों लास्ट की वीडियोस तक हम लोग बात कर रहे थे जितना भी हमारी इसमें हिंजी रीजन पाया जाता है उसकी प्रतिरक्षी जो प्रोटीन थी इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन थी, इसकी हमने स्ट्रक्चर को बात की थी। आज हम बात करेंगे इनके टाइप्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोटाइप्स, समरूप प्रतिरक्षियाँ, जो कि 5 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन डी। तो ये 5 प्रकार की होती है। और इसमें भी क्या होता है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन जी होता है, इसको जो इनकी हैवी चेन्स होती है, इसमें प्रोटीन अणुओं की, या कह सकते हैं अमीनो अम्ल अणुओं में विभिन्नताएं पाए जाने के कारण क्या कर सकते हैं, इसके उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन IgG फर्स्ट, IgG 2, IgG 3, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले समरूप प्रतिरक्षी अणुओं के समरूप, प्रतिरक्षी प्रोटीन के समरूप, प्रतिरक्षी प्रोटीन के समरूप, आइसोटाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। तो इसके आधार पर हमने भारी श्रृंखलाओं के आधार पर इन्हें हमने कितने 5 प्रकार में विभक्त किया है। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन, प्रतिरक्षी ग्लोबिन प्रोटीन को उनकी भारी श्रृंखलाओं के कांस्टेंट रीजन, स्थिर क्षेत्र एक था वेरिएबल रीजन, जो कि चर क्षेत्र था जिसमें चेंजेस आ रहे थे। नीचे वाला था कांस्टेंट रीजन। उसके आधार पर हमने क्या किया, इसको 5 भागों में विभक्त किया है। स्थिर क्षेत्रों की संरचना के आधार पर प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन को उनकी भारी श्रृंखलाओं के स्थिर क्षेत्र की संरचना के आधार पर 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है ना। फर्स्ट था इसमें प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन एम। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन को हम लोग शो करते हैं IG, इम्यूनोग्लोबिन एम। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। सेकंड नंबर पे था इम्यूनोग्लोबिन ए, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन ए, IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। थर्ड नंबर पे था हमारे पास प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन ई, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन ई, IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई। चौथे नंबर पे था हमारे पास प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबिन जी। अब फिफ्थ नंबर पे
और लास्ट नंबर पे था हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन डी, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन डी, IgD, इम्यूनोग्लोबिन डी, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन डी। अब जो ये जितनी भी 5 प्रकार की ये पाई जा रही हैं, क्या प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन पाई जा रही हैं, इनमें जो स्थिर क्षेत्र है, इनमें जो स्थिर क्षेत्र है, इसमें अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला है, इसमें क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाएगी, भिन्नताएं पाई जाएगी। इसका जो कांस्टेंट हैवी रीजन है, कांस्टेंट हैवी जो चेन है, इसमें एंटीजेनिक डिफरेंसेस पाए जाएंगे, प्रतिजेनिक विभिन्नताएं पाई जाएंगी। ओके, तो ये सीधी सिंपल सी बात है कि अमीनो अम्लों में यदि किसी भी प्रकार का चेंजेस आ रहा है जिससे इनके अणुभार में चेंजेस आएगा, अणुभार मान लो अधिक होगा या कम होगा, तो उसी आधार पर क्या करेंगे हम लोग, इसके स्वेडबर्ग यूनिट को, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसके स्वेडबर्ग यूनिट को तय करेंगे। ओके, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रत्येक प्रकार के प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन के स्थिर क्षेत्र में अन्य की अपेक्षा अमीनो अम्ल श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है, इस प्रकार इनके CH, जिसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट हैवी क्षेत्र में प्रतिजनिक विभिन्नताएं एंटीजेनिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब यदि हम लोग बात करें जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन जी की बात करें, IgG की, जैसे कि हमने बात किया IgG, IgA, IgM की यदि बात की जाए, तो इनके जो कांस्टेंट हैवी रीजन है, इनमें क्या पाया जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंसेस पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंतर पाए जाते हैं, जिसके कारण इनको क्या कर सकते हैं हम लोग आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि IgG1, IgG2, IgG3, इस प्रकार से IgG4 आगे जो सब क्लासेस हैं उपवर्गों में इनको विभाजित किया जा सकता है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनके जो स्थिर क्षेत्र हैं, कांस्टेंट हैवी रीजन के जो क्षेत्र हैं, इनमें अमीनो अम्ल की श्रृंखला में क्या पाया जाता है, बहुत ही कम क्या वो सूक्ष्म अंतर पाया जाएगा इसके कारण। IgG, IgA व IgM को इनके उपवर्गों सब क्लासेस उपवर्गों में CH क्षेत्रों में
सूक्ष्म अंतर पाए जाने के कारण क्षेत्रों में सूक्ष्म अंतर पाए जाने के कारण पुनः विभक्त किया जाता है, पुनः विभक्त किया जाता है। इस प्रकार इन्हें IgG फर्स्ट, IgG सेकंड, IgG थर्ड व IgG फोर उपवर्गों में विभक्त करते हैं। 4 उपवर्गों में विभक्त करते हैं, ठीक है ना। उपवर्गों में विभक्त करते हैं। हमने बात की हल्की और भारी श्रृंखलाओं की। अब हल्की और भारी श्रृंखलाओं के अंत में क्या होगा, जैसे कि हमने बात की एक श्रृंखला थी, उसमें 2 श्रृंखलाएं थी वाई शेप में, जिसमें 440 अमीनो एसिड्स की यूनिट्स पाई जा रही हैं। 2 में पाई जा रही है 220 अमीनो एसिड्स की यूनिट पाई जा रही है। तो इसका जो लास्ट टर्मिनल पॉइंट है, इसमें क्या पाए जाएंगे, 110 अमीनो अम्लों की श्रृंखला के वेरिएबल रीजन्स, चर क्षेत्र पाए जाएंगे, जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा विविधताएं प्रदर्शित करते हैं। इन क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अधिचर क्षेत्र। हाइपर वेरिएबल तो पहले ही सही था, क्योंकि इनमें अमीनो अम्लों की श्रृंखला में क्या पाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, ठीक है ना। वेरिएबल इसलिए बोला था, लेकिन जो इसका टर्मिनल पॉइंट होता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है, इस पे क्या पाए जाएंगे, बहुत अत्यधिक मात्रा में अमीनो अम्ल यूनिट्स में अंतर पाए जाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं अधिचर क्षेत्र, हाइपर वेरिएबल रीजन। भारी व हल्की श्रृंखला के अंत में भारी व हल्की श्रृंखला के अंत में स्थित 110 अमीनो अम्लों की अमीनो अम्लों की श्रृंखला चर क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रीजन, चर क्षेत्र बनाती है। चर क्षेत्र की कुछ श्रृंखलाएं, चर क्षेत्र की कुछ श्रृंखलाएं अत्यधिक विविधता दर्शाती हैं, अत्यधिक विविधता दर्शाती हैं। इन्हें अधिचर क्षेत्र हाइपर वेरिएबल रीजन, अधिचर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। और इसी को बोल सकते हैं वैसे दूसरी भाषा में कॉम्प्लीमेंटरी डिटरमिनिंग रीजन, संपूरकी ज्ञात कारक क्षेत्र। तो नेक्स्ट वीडियोस में आज की वीडियो में अपनी देखेंगे, लास्ट की वो जो नेक्स्ट वीडियोस जो भी होंगी, इसमें हम लोग बात करेंगे जितनी भी
हमने 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ी हैं, IgG, A, M, D, E, ठीक है ना। इनको हमने पढ़ा है। तो इनका अणुभार क्या हो, ये किस किस प्रकार से काम करती हैं, इनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।